हेलो एवरीबडी। सो HS22 के डी रॉ सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का ही फोर्थ लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। सो जस्ट एक रिमाइंडर, आपको इसका PDF और भी अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमारे ऐप में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। HPS प्रीलिम्स वाले सेक्शन में, जो टेस्ट सीरीज़ वाला जो इसमें सेक्शन है वहाँ पे कंटेंट वाले फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर सवाल है जो कि 1929 में होता है। उसके रिगार्डिंग 3 क्वेश्चंस हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं। सो द कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जो पूर्ण स्वराज का जो एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वो इसी दौरान ही हुआ था, रिवर रावी के बैंक्स पे जो लाहौर बसा हुआ है। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स वाज रिजॉल्व्ड इन दिस सेशन, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि जो लखनऊ सेशन होता है 1916 का, इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का मिलन हम देखते हैं, तो इसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एंड रेजोल्यूशन वॉज पास रिजेक्टिंग 2 नेशन थ्योरी, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। सो 2 स्टेटमेंट्स 2 और 3 इसमें रॉन्ग हो जाएंगी एंड ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है एक्ट ऑफ 1919 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। अब इसके दौरान क्या किया गया था, प्रोविंसेस में, जिसको अब हम स्टेट्स कहते हैं, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था। जो गवर्नर था, जो ब्रिटिश थे ऑफिशियल्स, और कुछ इंडियंस के बीच में, इंडियन जो मिनिस्टर्स चूज़ होके आ रहे थे। अब ब्रिटिश ने अपने पास जो सब्जेक्ट्स रखे, कि जो ताकत अपने पास रखी, जो पावर्स खुद के पास रखी, उनको बोला जाता था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। और जो इंडियंस को पास ऑन कर दी, दोज वर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। अब ये सब एक आई वॉश था, एक ड्रामा था। एक्चुअल में सारी ताकत अंग्रेज़ों ने अपने पास रखी हुई थी। सो फिर भी बस दिखाने के लिए कि हम इंडियंस को कुछ ताकत उनके हाथ में दे रहे हैं, ये ड्रामा रचा गया था रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट का, सब्जेक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाकर। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे पैसा हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, पुलिस हो गया, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने पास रखी। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कम अंडर द रिजर्व्ड लिस्ट। अब हम इनमें से देखते हैं कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आज हम चाहे उसको इम्पॉर्टेंट माने, लेकिन उस टाइम पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। थर्ड वॉज लैंड रेवेन्यू, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंड रेवेन्यू इंडिया जब आज़ाद हुआ था उससे पहले काफ़ी जो पैसा है वो लगान से आता था, तो लैंड रेवेन्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। देन पुलिस हमेशा ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसपे दिल्ली में भी एक घमासान चला रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की सरकार के बीच में पुलिस पावर्स के रिगार्डिंग। सो 1, 3 एंड 4 रिजर्व सब्जेक्ट्स में रखे गए थे, जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, ब्रिटिश ने अपने हाथ में रखे हुए थे। और जो ट्रांसफ़र थे उसमें इरीगेशन दे दिया, सैनिटेशन का दे दिया, हेल्थ का दे दिया। अब ये नहीं है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको नहीं दी जाती थी। तो यहाँ पे 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 2 को आपने एलिमिनेट करना है क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत बाद में पॉपुलराइज हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। अब ये भी मॉन्टेग कैम्प्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में है जो 1919 में आए, रिगार्डिंग द वेमेन वोटिंग राइट्स। सबसे पहला जो वोटिंग राइट दिया गया था किसी भी कंट्री के द्वारा, वो 1893 में न्यूजीलैंड में दिया गया था। हालांकि वो इंग्लैंड के ही एक प्रोटेक्टोरेट्स थे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड के ही वो अंडर आता था कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड में ही ये चीज़ सबसे पहले होती है। सो 1919 में वेमेन को जो वोटिंग राइट्स है वो इंडिया में नहीं मिलते हैं। सो पहला जो स्टेटमेंट है कि अबव द एज ऑफ 21 वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, इट इज़ रॉन्ग। जो पहली राइट्स मिलते हैं वो कब मिलते हैं, 1935 में। वो भी सिर्फ 2.5% ऑफ लेडीज़ को मिलते हैं, वो भी उन लेडीज़ को जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अमीर इंडिविजुअल से जिन्होंने शादी करी हुई है। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम मात्र के लिए कुछ लेडीज़ को राइट्स दे दिए गए हैं। प्रॉपर जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आएगा वो आज़ादी के बाद ही आएगा। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि राइट्स तो दिए एटलीस्ट, हालांकि उस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दिए तो। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग क्योंकि 1919 में कोई राइट्स नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो होगी वो करेक्ट हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। अब ये UPSC का ही सवाल है जो 2019 में आया था, रिगार्डिंग महात्मा गांधी। सो पहला स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर, दैट इज़ वेरी मच करेक्ट।
देखो इंडेंचर्ड लेबर कौन थे? जो अंग्रेज़ इंडिया और बाकी अपनी कॉलोनीज से कुछ लोगों को खेती करने के लिए ले जाते थे अपनी कॉलोनीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बिहार वाली साइड से, यूपी वाली साइड से काफ़ी लोग वेस्ट इंडीज़ गए, साउथ अमेरिका गए, फिजी आइलैंड्स गए, मॉरिशस गए, सो डैट वहाँ पे खेतों में वो काम कर सकें। उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था, इसीलिए उनको इंडेंचर्ड लेबर या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी कहा जाता था। लेकिन वो स्लेवरी के ही जैसा था, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के जो उनकी हालत होती है वो स्लेवरी की ही तरह थी, और स्लेवरी अबॉलिश हो चुका था, इसलिए इंडेंचर्ड लेबर का जो प्रैक्टिस है वो ज़रूरी था अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ उनके खेतों में काम कौन करेगा? स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी थी। इसलिए महात्मा गांधी ने इस फील्ड में काफ़ी काम किया और इस चीज़ को अबॉलिश करवा दिया। एंड सेकंड है, इन द लॉर्ड केम्सफोर्ड वॉर कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी ने इंडियंस को जो रिक्रूट किया जाना था वर्ल्ड वॉर में उसका सपोर्ट नहीं किया। ये एक गलत स्टेटमेंट है। पहला जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अंग्रेज़ों ने इंडिया से सपोर्ट मांगा कि अपना मैन पावर हमें दो, हम अच्छे राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम तुम्हें ये राइट्स दे देंगे लड़ाई के बाद। सब बकवास ही कर रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी जो कि एक्चुअल में नॉन वायलेंस की बात करते हैं, यहाँ पे थोड़े से डबल स्टैंडर्ड्स उनके दिख रहे हैं। ये इंडियंस को बोल रहे हैं कि आप वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लीजिए, वो भी अंग्रेज़ों के पक्ष में, सो दैट बाद में जब भी वॉर वो जीत के आएँ इंडियंस को काफ़ी सारे रिफॉर्म्स दें। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने शुरुआत में हेजिटेट करके बाद में वॉर कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाती है। थर्ड है, कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, एकदम सही है। जैसे ही महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गुजरात में, तो उनको कहीं ना कहीं इलीगल करार कर दिया गया। सो 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होंगी। और ये एक यूपीएससी का एक क्वेश्चन है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कैसे स्टेटमेंट्स हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इवन स्टेट एग्ज़ाम में भी। सो 1 और 3 बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब 5th क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये राउलेट सत्याग्रह के बारे में है। सो राउलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमिटी। दिस इज़ एब्सोल्युटली राइट। सेडिशन होता है बेसिकली देशद्रोह। तो राउलेट भी एक इंसान के नाम था, एक अंग्रेज़ का नाम था। तो राउलेट एक्ट जो पास किया गया था वो सेडिशन कमेटी के ही रिकमेंडेशन पे पास किया गया था कि जो भी दंगे फसाद करने की बात करता है इंडिया में उस टाइम पे उनको जेल में डाल दिया जाए बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट है, गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग इस सत्याग्रह में। दिस इज़ ऑल्सो राइट, क्योंकि होम रूल लीग जो कि 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ऑलरेडी बना चुके हैं, उन्होंने काफ़ी मास बेस तैयार कर दिया था इंडिया के नेशनल स्ट्रगल के लिए। इसलिए इसका यूटिलाइज़ करना होम रूल लीग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी थी, कारगर स्ट्रैटेजी थी महात्मा गांधी के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट सही होगा। एंड थर्ड है कि डिमॉन्स्ट्रेशंस जो कि साइमन कमीशन के ख़िलाफ़ हुई वो राउलेट सत्याग्रह के साथ ही चल रही थी। ये एकदम गलत है, क्योंकि राउलेट सत्याग्रह 1920 के आसपास चल रहा है और 1927 में साइमन कमीशन आया। सो इसमें कोई भी यहाँ पे कोइंसिडेंस नहीं है। सो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि 1 और 2 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगी। और जो राउलेट सत्याग्रह है वो पहला ऑल इंडिया सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। इससे पहले जितने भी सत्याग्रह थे वो लोकल लेवल के थे, चाहे वो चंपारण है, चाहे वो खेड़ा है या फिर अहमदाबाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये स्वराज पार्टी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है जो कि आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बनती है। तो इसको फॉर्म किया गया था 1923 के स्टार्टिंग में, जबकि पिछले ही साल एनुअल सेशन ऑफ गया बिहार में है, ये सारे इशू को रेज़ किया गया था। और ये एकदम सही स्टेटमेंट है। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो जाता है तो कुछ कांग्रेसमैन कहते हैं कि हमें आंदोलन करके कुछ नहीं मिलेगा, हमें इलेक्शंस लड़के अंदर से ख़त्म करना चाहिए ब्रिटिश एम्पायर को। लेकिन महात्मा गांधी और कुछ उनके जो फॉलोअर्स हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो CR दास जैसे जो लीडर्स हैं जो उनकी सोच के साथ सहमत नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे। एंड देन यही चीज़ वहाँ पे डिस्कस होती है और अगले ही साल वो खिलाफत स्वराज पार्टी को बना डालते हैं, जो शुरुआत के कुछ सालों में काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। उसके बाद हालांकि फिर से इसको दिक्कत आ जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। सेकंड इज़ मोतीलाल नेहरू उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। दिस इज़ रॉन्ग। मोतीलाल नेहरू इनके फर्स्ट सेक्रेटरी थे। प्रेसिडेंट इनके थे CR दास, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लीडर थे इस स्वराज पार्टी के। एंड थर्ड इज़ डॉक्टर केलकर एंड सोहरावर्दी अपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि केलकर और जो सोहरावर्दी हैं
वो एक्चुअल में इस पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग यहाँ पे हो जाती हैं। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये चीज़ आपने मॉडर्न इंडिया में याद रखनी है कि कोई भी पार्टी है या कोई भी प्रोसेस है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स को आपने ज़रूर मार्क करना है, क्योंकि उनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वराज पार्टी में कौन था, कौन उनके अगेंस्ट था और ये सारी चीज़ें। नाउ 7th क्वेश्चन, ये पूना पैक्ट के रिगार्डिंग सवाल है। सो पूना पैक्ट ने जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की और स्पेशल इलेक्टोरेट दिए डिप्रेस्ड क्लासेस को, ये गलत है। क्योंकि पूना पैक्ट के तहत हुआ क्या कि जो जॉइंट इलेक्टोरेट दिए जा रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जा रहे थे डिप्रेस्ड क्लासेस को, वो बंद करवाने थे महात्मा गांधी ने, क्योंकि फिर वो अलग से ही एक अपना कम्युनिटी बन जाते। इसलिए पूना पैक्ट साइन किया गया महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, सो दैट जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए डॉक्टर अंबेडकर मान जाएं। पहले वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने अनशन किया, हंगर स्ट्राइक किया, तो उस प्रेशर के अंडर डॉक्टर अंबेडकर को ये चीज़ माननी पड़ी। कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ गया था और बाद में उन्होंने कहा भी कि उनको ये चीज़ नहीं माननी चाहिए थी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड इज़ कि राजा जी बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन डोमिनियन, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडियन डोमिनियन, दैट मीन्स आज़ाद इंडिया के कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट वाइस रॉय भी इनको कहा जा सकता है। लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट यहाँ पे गवर्नर जनरल थे आज़ाद इंडिया के। वाइस रॉय लास्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वाइस रॉय क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होता है और जब इंडिया आज़ाद हो गया तो क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि माउंटबेटन के बाद राजा जी उसके बाद गवर्नर जनरल बनते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं होते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। एंड थर्ड इज़ कि इंटर्म गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे वो वाइस रॉय की काउंसिल के ही मेंबर्स थे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चेयर किए गए थे। दिस इज़ राइट। आज़ादी जब मिलनी थी तो उससे पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी थी कि इंडिया पाकिस्तान में जो सरकारें बननी हैं, एटलीस्ट जब तक प्रॉपर सरकारें इलेक्शंस नहीं बनती तो कुछ 1-2 साल के लिए सरकार बना लेते हैं, सो दैट सिस्टम कम से कम स्मूथली पावर को ट्रांसफ़र किया जा सके अंग्रेज़ों से इंडिया और पाकिस्तान में। सो उसको इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें वाइस रॉय के जो काउंसिल में जो मेंबर्स थे वही इस गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं और नेहरू ही उसको चेयर करते हैं, उस गवर्नमेंट को वाइस चेयर करते हैं। सो ओनली 3 विल बी करेक्ट एंड ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ 8th क्वेश्चन, अभी फिर से स्वराज के बारे में सवाल है। सो दे एजिटेटेड थ्रू पावरफुल स्पीचेज ऑन सेल्फ गवर्नमेंट, सिविल लिबर्टीज एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि जब भी वो संसदों में जाते थे तो बहुत अच्छी स्पीचेस देते थे, सिविल लिबर्टीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडियन ग्रोथ की बात करते थे और यही उनकी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन रही है। सेकंड है कि पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफीट करने में उनका बहुत प्रोमिनेंट रोल था और ये भी उनका एक कह सकते हैं कि एक सक्सेस था, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत ये किसी भी इंसान को डिपोर्ट कर सकते हैं बाहर, ठीक है, कोई फॉरेनर्स हैं या फिर कोई और भी दंगे फसाद मचाने आया है तो उनको पकड़ के उनको सज़ा दे सकते हैं। तो पब्लिक सेफ्टी बिल को डिफ़ीट करना एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया था, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी बिल से ही नेशनलिज़म को दबाने का काम ईज़िली हो सकता था। तो इसको डिफ़ीट करना एक काफ़ी बड़ी इनकी यू कैन से एक उपलब्धि थी। एंड ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शंस में आप करेक्शन कर सकते हैं, तो इसमें दोनों यहाँ पे करेक्ट होंगे। सो 1 and 2 यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप 2 ओनली कर लीजिए एंड दिस इज़ बोथ, दिस इज़ नन ऑफ द अबव, क्योंकि इट हैज़ ओनली 2 स्टेटमेंट्स। नाउ 9th क्वेश्चन पे, अब इनमें से कौन से मेजर इन्फ्लुएंसेस है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पे जो 1920s में होते हैं? अब देखो 1920s में जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म होती है तो हम देखते हैं कि काफ़ी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं जो बीच में थोड़ा टाइम के लिए बंद हो गई थी। तब उनके पीछे कारण क्या थे? तो पहला है रशियन रेवोल्यूशन। दिस इज़ अ वेरी बिग पॉइंट, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन ने सारे सोशलिस्ट को एक होप दी कि हम जो भी कॉलोनियल पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं डिफीट कर सकते हैं। तो रशियन रेवोल्यूशन बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टिंग फैक्टर बन जाता है, जो कि 1917 में जब वर्कर्स की पार्टी बनती है रशिया में,
ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, दिस इज़ करेक्ट। सेकंड है वर्किंग क्लास मूवमेंट चलती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ये भी एकदम सही है, जो कि रशियन रेवोल्यूशन से ही जुड़ी हुई है। जो वर्कर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करना शुरू कर जाते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको झुकाना शुरू कर जाते हैं। इसलिए जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उसमें वर्किंग क्लास वाले काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ये भी एक वैलिड पॉइंट हो जाता है। थर्ड है कम्युनिज़्म जो आया आफ्टर 1917, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, डैट वाज आल्सो अ कॉज। जो कम्युनिज़्म आया जिसकी वजह से जो रेवोल्यूशनरीज थे, स्पेशली भगत सिंह, वो कम्युनिज़्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि वो इक्वालिटी, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, ऊंच नीच को ख़त्म करने की बात करते थे। इसलिए कम्युनिज़्म वर्किंग क्लास मूवमेंट से वो काफ़ी प्रभावित होकर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं, इसलिए ये भी एक सही पॉइंट बन जाता है, डैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड फोर्थ इज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का फेलियर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 1922 में जब ये मूवमेंट फेल हो जाती है महात्मा गांधी की, तो लोगों को बहुत गुस्सा भी आता है और बहुत निराश भी होते हैं। तो इसलिए कुछ जो यंग लोग होते हैं वो इस निराशा को दूर करने के लिए फिर से टेररिज्म की तरफ चलते हैं। टेररिज्म ब्रिटिश के लिए, नॉट फॉर द इंडियंस। अंग्रेज़ों को टेरराइज करने के लिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अंडरटेक करना शुरू करते हैं। सो चारों की चारों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट होंगी। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द 10th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। आपने बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। उन्होंने मेहट्टा पेपर को एडिट किया, जी अगरकर जो कि उनके पार्टनर हुआ करते थे, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर उनके साथ। देन क्या वो इंटरकास्ट मैरिजेस के बहुत ही फेवर में थे। एंड थर्ड इज़ उन्होंने एक शिवजी फंड कमेटी बनाई, शिवाजी फंड कमेटी, जिसके तहत शिवाजी की जयंती बनाई जाती थी। दिस इज़ शिवाजी की जयंती, जो कि शिवाजी महाराज जो मराठा अम्पायर के बहुत ही महान फाउंडर थे। एंड देन उन्होंने आर्कटिक होम ऑफ द वेदास का भी थ्योरी दी कि जो वैदिक लोग हैं वो आर्कटिक वाले रीजन से आए हैं। और इसमें जो इनकरेक्ट है डैट इज़ द बी ऑप्शन, क्योंकि चाहे कितने ही उस टाइम पे लिबरल हों बाल गंगाधर तिलक, लेकिन फिर भी कंजर्वेटिव आइडियाज़ उनके माइंड में ज़रूर थे। वो इंटरकास्ट मैरिजेस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते थे कि इंडियन कल्चर और जो इंडियन जो वर्ना सिस्टम है वो उसमें अपसेट हो जाएगा। तो वर्ना सिस्टम को अपसेट नहीं करना चाहते थे। जो समाज में चीज़ें चल रही हैं कुछ ना कुछ वो वही चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसीलिए जो इवन एज ऑफ कंसेंट बिल गवर्नमेंट लेके आई कि लड़की की एज को कम कर ज़्यादा करना शादी के लिए, उसका भी अपोज किया बाल गंगाधर तिलक ने। तो थोड़े से कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे। तो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट होगा और यही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एंड 11th क्वेश्चन इज रिगार्डिंग वासुदेव बलवंत फडके, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं इंडिया के 1870s के दशक में। तो उनको फादर ऑफ द इंडियन आर्म्ड रेबेलियन भी कहा जाता है। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड इज़ कि उन्होंने ट्राइबल्स का भी सपोर्ट लिया जब उन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट करने की कोशिश की अगेंस्ट द ब्रिटिश, चाहे वो रामोसीज हों, चाहे वो ढांगर हों, चाहे वो भील्स हों। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एक्चुअली में जो वासुदेव बलवंत फडके थे ये क्लर्क थे गवर्नमेंट में, और जब इन्होंने देखा कि इंग्लिश कैसे हमें लूट रहे हैं और कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इनको मार के भगाएंगे, विद्रोह करवाएंगे। और इन्होंने सारे इंडिया में अपने लेटर्स भेजे नॉर्थ टू साउथ के हम विद्रोह करते हैं। आर्मी को बोला कि आप डिफेक्ट कर जाओ एंड अंग्रेज़ों के साथ छोड़ जाओ, एंड हम कहीं ना कहीं रिवोल्ट करके अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। बट इनका जो इनिशिएटिव है वो उतना ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल हो पाया, इसलिए कहीं ना कहीं इनको पकड़ के एडन में ले जाया गया, जो कि यमन में पड़ता है, और वहीं पे बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट होंगी। दे विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द 12th क्वेश्चन इज के जी.डी. कुमार या फिर गुणादित्य कुमार में से कौन सी मूवमेंट से रिलेटेड है? क्या वो गदर मूवमेंट है, आर्य समाज है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या फिर लिबरल्स फेडरेशन है? तो द करेक्ट आंसर इज द गदर मूवमेंट। जी.डी. कुमार बहुत जल्दी वैंकूवर वाली साइड चले गए थे, उसके बाद यूएस चले गए गदर मूवमेंट को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए। इनके साथ श्याम जी कृष्ण वर्मा भी थे।
श्याम जी कृष्ण वर्मा भी थे, और भी काफ़ी गदराइट जो लीडर्स हैं वो थे, तारक नाथ दास थे। तो इन्होंने मिलकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गदर मूवमेंट में। हालांकि ज़्यादा कुछ गदर मूवमेंट नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम इंडियंस को इंस्पायर ज़रूर करती है। सो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टू द 13th क्वेश्चन। 1937 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है, उसमें आपने इनकरेक्ट चीज़ बतानी है। सो फर्स्ट है, कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी थी 5 प्रोविंसेस में। सेकंड, मुस्लिम लीग एक भी सीट नहीं जीतती है NWFP में। थर्ड इज़ यूपी, बिहार, CP, बॉम्बे और मद्रास में इनकी गवर्नमेंट्स बनती हैं। लास्ट इज़ मुस्लिम लीग ने 50% जो मुस्लिम्स की सीट रिजर्व थी वो कैप्चर करी। तो कांग्रेस की 5 प्रोविंसेस में क्लियर मेजॉरिटी थी, दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। मुस्लिम लीग जो है वो कुछ सीटें तो जीतती है, लेकिन NWFP में नहीं जीतती है, क्योंकि NWFP में जो हमारे खान साहब थे, खान अब्दुल गफ़ार खान, उनका काफ़ी प्रोमिनेंस था और उन्होंने ही वहाँ पे सीटें जीती। थर्ड है कि यूपी, बिहार और बाकी प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इवन 3 और प्रोविंसेस में बनती है, 8 में से 11 प्रोविंसेस में कांग्रेस की सरकार बनती है, हालांकि 3 में वो कहीं ना कहीं कोलिशन में आते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एंड डी इज़ कि मुस्लिम लीग ने 50% ऑफ द सीट्स कैप्चर की जो कि रिज़र्व की हुई थी, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 25% ही की थी। तो देखा जाए तो 1937 में मुस्लिम लीग की जो हम परफॉर्मेंस कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसमल थी, बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी। इसीलिए इस परफॉर्मेंस में जब उनको इतने झटके लगे, उन्होंने इस्लाम इन डेंजर का नारा लगाना शुरू कर दिया, इस्लाम इन डेंजर। इसी की वजह से 1946 में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि अपने रिलीजन का नारा वो इतना फैला देते हैं कि लोग यहाँ पे कम्युनलाइज होना शुरू हो जाते हैं। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एंड देन है कि महात्मा गांधी किन पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हुए उनकी थ्रू आउट लाइफ में, जिनके आइडियाज़ उन्होंने अप्लाई करे। सो फर्स्ट है हेनरी सॉल्ट, देन है हावर्ड विलियम्स, देन है हेनरी डेविड थोरो, देन जॉन रस्किन एंड लियो टॉल्स्टॉय। अब यहाँ पे दी आंसर विल बी सी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे ऐसे लीडर्स हैं, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे, दी एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ वाली, तो उसमें सबका नाम आपको मिलेगा, बिकॉज हर इस फिलोसोफर से उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर बोरो किए हैं। क्योंकि आपने अगर हेनरी सॉल्ट और हावर्ड विलियम्स की बात करो तो वो अंग्रेज़ होते हुए भी वेजिटेरियंस थे, और उन्होंने वेजिटेरियनिज़म इंग्लैंड में काफ़ी प्रचार किया उस टाइम पे, जिनके साथ महात्मा गांधी जुड़ गए थे। हेनरी डेविड थोरो से सिविल डिसोबीडियंस का आइडिया इन्होंने लिया, और जॉन रस्किन और लियो टॉल्स्टॉय से भी अदर आइडियाज़ इन्होंने लिए, और सत्याग्रह का जो आइडिया उन्होंने डेवलप भी किया, यही सब पढ़ के इन्होंने कहीं ना कहीं किया। सो ये कहीं ना कहीं सब ही पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस थे। सो सी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 15th क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन असम रीजन, दिस इज़ रॉन्ग। असम में नॉन कॉपरेशन का अच्छा खासा हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे JM सेनगुप्ता नाम के बहुत प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था, स्पेशली वहाँ पे जो रेलवे में स्ट्राइक्स चल रही थी उस टाइम पे, वहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था उस टाइम पे। सो दिस विल बी रॉन्ग। सेकंड है, जो मोपला रेबेलियन हुआ था इंडिया के केरला वाले रीजन में, वो इसी दौरान हुआ था, दिस इज़ राइट। मोपलास थे वो मुस्लिम फार्मर्स थे जिन्होंने हिंदू लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ आंदोलन किया, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो रिलीजियस टोन आ गई थी, बहुत ज़्यादा उसमें वायलेंस हो गया था, उसकी वजह से इट वाज ब्रूटली क्रश्ड। तो बहुत बुरी तरह अंग्रेज़ों ने इस मूवमेंट को क्रश कर दिया, जो कि कम्युनल मूवमेंट बन चुका था केरला में, और ये आज भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है अगर आप केरला में इस चीज़ की बात करें। सो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। और मोपला रिबेलियन इसलिए भी होता है क्योंकि खिलाफत मूवमेंट भी इसी दौरान चल रही है, जिसकी वजह से उनको एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। सो दे गॉट द मच नीडेड मॉरल सपोर्ट इस टाइम पे। अब 16th क्वेश्चन हम देखते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉज को सपोर्ट किया, दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का जो आइडिया था वो नेशनलिज्म से कहीं ऊपर था। उन्होंने हमेशा इंटरनेशनल फेथ की या इंटरनेशनल पीस की बात की,
यूनिवर्सलिज्म जैसे थॉट्स को मानते थे, नेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रविंद्रनाथ टैगोर नहीं रखते थे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होगी। ईवी रामास्वामी नायकर जो कि साउथ इंडिया के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने कांग्रेस को अपोज करना शुरू कर दिया, जबकि नेशनल मूवमेंट का में वो पार्ट ले ही रहे थे, और वो भी नॉन कोऑपरेशन के दौरान होता है। दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट। क्योंकि साउथ के लीडर्स ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्ट लिया तो उन्होंने देखा कि विद इन द कांग्रेस कितना कास्टिज़म है, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट वालों के साथ एक साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो साउथ के लीडर हैं, जिनको प्यार से पेरियार भी बोला जाता है, वो कांग्रेस के ख़िलाफ़ हो गए, और बाद में जाके उन्होंने द्रविड़ा मूवमेंट अपनी अलग से स्टार्ट की, जो द्रविड़ा मूवमेंट हम कहते हैं। सो सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगी, एंड बी विल बी द राइट आंसर अगेन। अब इनमें से हम आपने ये बताना है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करने वाले पहले 2 शख्स कौन थे, या फिर पहले कौन से शख्स थे जिन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की कांग्रेस सेशन 1921 में। अब यहाँ पे ईयर को आपने याद रखना है, ये 1929 नहीं 1921 है, अहमदाबाद सेशन। 1929 में तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन था वो पास हुआ ही था। सो 1921 में बात करने वाले कौन थे? तो क्या वो हसरत मोहानी थे, कुमारानंद स्वामी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर जेएम सेनगुप्ता थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी 1 and 2, मौलाना हसरत मोहानी एंड स्वामी कुमारानंद। सो ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो ये 2 वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस की आवाज़ उठाई। जवाहरलाल नेहरू तब तक उतने एक्टिव नहीं थे, और जेएम सेनगुप्ता ने भी ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी। इवन नॉन कोऑपरेशन की जो डिमांड थी वो स्वराज थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं थी। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। सो 1 and 2 ही यहाँ पे करेक्ट होगा, ए इसमें सही आंसर होगा। 18th क्वेश्चन, अब इनमें से कौन से इंडियन लीडर्स ने ऑल वाइट साइमन कमीशन का समर्थन किया, जिसमें 7 मेंबर्स थे और 7 के साथ गोरे थे? गोरे दैट मीन्स दे वर ब्रिटिश। कौन से लीडर्स थे? बहुत ही कम लीडर्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि इवन मुस्लिम लीग के भी एक फैक्शन ने अपोज किया था इस साइमन कमीशन को। सो डॉक्टर अंबेडकर, जिन्ना और रामास्वामी नायकर, जिनकी हमने अभी बात की, इनमें से कौन सपोर्ट कर रहे थे? सो द रियल आंसर इज, करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर अंबेडकर एंड ईवी रामास्वामी नायकर। तो 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मोहम्मद अली जिन्ना का जो मुस्लिम लीग का फैक्शन था, इसने अपोज किया था साइमन कमीशन को। मुस्लिम लीग का एक दूसरा फैक्शन भी था, दूसरा आप कह सकते हो कि एक ग्रुप बन गया था मोहम्मद शफ़ी वाला, उसने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने सपोर्ट नहीं किया था। सिंस अंबेडकर एंड ईवी रामास्वामी जो नायकर थे कांग्रेस के बहुत अपोजिट थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ही स्टैंड लिया, तो वो भी एक एंटी कांग्रेस स्टैंड लेते हुए यहाँ पे दिखे। सो यहाँ पे बी स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे होगी 1 and 3। 19th क्वेश्चन, द बुक वी आर नेशनहुड डिफाइंड किसने लिखी है, कौन सी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ने लिखी है? सो दिस इज़ MS गोलवालकर, जो कि RSS के लीडर थे, जिसमें उन्होंने एक नेशनहुड का कॉन्सेप्ट दिया कि जो हिंदूज़ का जो एक सिस्टम है, जो हिंदू लाइफस्टाइल है, उसकी रिस्पेक्ट करने वाले ही कहीं ना कहीं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनको रहना चाहिए। और हिंदू नेशनलिज्म की बात इन्होंने काफ़ी की अपनी इस किताब में, जो बाद में काफ़ी पॉपुलर भी होती है। एंड MS गोलवालकर वो थे जिन्होंने ये लिखा, जो कि RSS के हेड थे उस टाइम पे 1930s में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है कि जब हम कम्युनल हिस्ट्री पढ़ते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। एंड 20th क्वेश्चन, कि जो सिकंदर हयात खान थे वो कौन सी प्रोविंशियल या लोकल पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे? क्या वो कृषक प्रजा पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, जस्टिस पार्टी थी, या कोई भी नहीं थी? सो इट वाज यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि अनडिवाइडेड पंजाब की थी। इनफैक्ट मुस्लिम लीग का कोई भी यहाँ पे होल्ड नहीं था 1946-47 से पहले, और यूनियनिस्ट पार्टी ही यहाँ पे जीता करती थी, जिसके लीडर सिकंदर हयात खान थे। और ये जो पार्टी थी ये काफ़ी हद तक सेकुलर थी, और इस्लाम इन डेंजर वाला नारा नहीं लगाया करती थी, और बहुत पंजाब उस टाइम पे कम्युनलाइज नहीं हुआ था। और इनकी डेथ के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी फ़ायदा उठा के इनको धोखा दे के यूनियनिस्ट को भी अपने साथ ही लीग में मिला लिया था।
सो ये आज का हमारा सेशन है, इसमें बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। फिर से हम अगले सेशन में हाजिर होंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।